मैं अमर सर एसएससी सीजीएल 2024 के लिए मास्टर स्ट्रैटेजी लेकर के आया हूं। गारंटीड सिलेक्शन है 3 महीने और 2 महीने, इन 5 महीनों में। इस वीडियो में मैं मास्टर स्ट्रैटेजी में किन चीज़ों पर चर्चा करने वाला हूं वो देखिए। बेस्ट बुक्स जो इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको चाहिए, कौन कौन, उस पर बात करूंगा। स्टडी प्लान फ्रॉम जीरो, कोई आज स्टार्ट करे तो उसके लिए सक्सेस के चांसेस कितने हैं और वो कैसे पूरी तैयारी कर सकता है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू मैनेज, किसमें कितना टाइम दें, ओवरऑल कितना टाइम दें, इस पर डिटेल डिस्कशन होगा। वर्किंग स्टूडेंट्स, जो काम करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके पास टाइम बहुत कम होता है, मैं बताऊंगा कि वो कैसे पास कर सकते हैं। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट को लेकर के बहुत ज्यादा एक फोबिया फैला हुआ है। मैं बात करूंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्या रोल है मॉक टेस्ट का और आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन होगा 90 डेज स्टडी प्लान। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ भी शुरू करने के पहले एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पॉजिटिव रहना है। जो काम करने जा रहे हैं उससे आपका कैरियर तय होना है। आप एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, अपना कैरियर बनाने जा रहे हैं, इसमें नेगेटिव अप्रोच के लिए कोई जगह ही नहीं है। जो भी करेंगे पढ़ने से संबंधित करना है। आपकी पर्सनालिटी इससे बनती है। ये एंड नहीं है, स्टार्ट है। आपको सक्सेस पाना है यदि आप कंसंट्रेट कर जाते हैं, सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ते हैं, तो आपके सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो बेस्ट बुक है वो। लेकिन बेस्ट बुक की चर्चा कैसे करेंगे जब तक एग्जाम प्लान समझ में नहीं आए। तो जो इसका पूरा प्लानिंग है इस पर तो मैं बाद में बात करूंगा। जस्ट एक बार देख लीजिए, ये जो टियर 1 एग्जाम है एसएससी सीजीएल के लिए, उसमें ये 4 सेक्शन है, 25 क्वेश्चंस ईच करके हैं, 50 मार्क्स ईच हैं, 1 आवर यानी 60 मिनट्स का टाइम है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। ये टियर 1 में। टियर 2 में जब आप जाते हैं तो वहां भी जो सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है अलग तरह से है, लेकिन सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 वही हैं, यानी कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग है। 30 क्वेश्चन इंटू 3, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स का है, यानी 90 करके है। और सेक्शन 2, इसमें मॉड्यूल्स फिर 1 और 2, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस। ये 45 और 25 70 क्वेश्चंस हैं इंटू 3, 210 मार्क्स। मूल रूप में सिलेक्शन होना है, आपका जो मेरिट लिस्ट बनना है वही 210 और 180 यानी 390 मार्क्स पर बनना है, एक्सेप्ट स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट को छोड़ के, जो उसके लिए हैं 200 मार्क्स एक्स्ट्रा यानी 590। उसको छोड़ दीजिए 2 पोस्ट, तो सबों के लिए यही है, बाकी क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आ जाइए बेस्ट बुक। बेस्ट बुक्स क्या है, मैं एक बात कह देना चाहता हूं। ये अच्छी बात नहीं है कि मैं बुक्स का नाम आपको लिखा दूं और आप तोता जैसा उसको रट लीजिए और वो बुक ढूंढते चलिए। अरे प्रिपरेशन करने के लिए बुक्स की वैरायटी होती है, उसमें से जो भी अवेलेबल है आसानी से वो आप लेंगे। मतलब मैं चर्चा करूंगा सबों की, सब होना जरूरी नहीं है, आपके पास होगा ही, जो नहीं होगा वो आप लेंगे। इसमें से कौन किस स्टूडेंट के लिए फिट बैठता है वो भी स्टूडेंट तय करेंगे। मैं सिर्फ चर्चा करूंगा कि इसके लिए बेस्ट बुक्स क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। 10-15 साल पहले जो एनसीईआरटी बुक्स थे और आज के जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनमें बड़ा अंतर है। आज का बुक आज के समय के मुताबिक है। क्लास 9 और 10 के बुक्स ये बेसिक्स हैं। सच ये है कि 90% से बड़ा पार्ट कवर कर लेता है जो सेक्शन इसमें डायरेक्ट आता है, यानी मैथमेटिक्स।
और जनरल नॉलेज अवेयरनेस जो आप बोलते हैं, ये दोनों सेक्शन ऐसे हैं जिसमें एनसीईआरटी बुक पूरी तरह से कवर कर लेता है। इंग्लिश लैंग्वेज भी उसमें शामिल है। इंग्लिश के बुक्स आप पढ़ते हैं और इंग्लिश का ग्रामर पढ़ते हैं, यानी रीजनिंग को छोड़ करके बाकी तीनों सेक्शन का जो आधार होगा वो एनसीईआरटी बुक्स होंगे। लेकिन कैसे, क्या, ये समझना जरूरी है। क्या पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ा हुआ भी वो आपका है ही। मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी बुक्स को आप कैसे यूज करेंगे। सीधा एनसीईआरटी बुक बोल देने पर और आप एनसीईआरटी बुक लेके पढ़ना शुरू करेंगे, समझ में नहीं आएगा कि मैंने 9-10 में भी तो यही पढ़ा था, अभी भी यही पढ़ना। अंतर क्या है, वही तो मैं बताऊंगा कि अंतर क्या है। ठीक है, ये मैंने बेस कह दिया एनसीईआरटी बुक्स। अब मैं कहता हूं कोई भी बुक फायदेमंद नहीं होगा यदि आपको यह पता ना हो कि चैप्टर तो ठीक है, क्वेश्चंस क्या आने हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस दो तरह से अवेलेबल होते हैं। एक कि सीधा सीधा जो क्वेश्चन सेट है वो आ गया 100 क्वेश्चन का और सब कुछ उसमें है, ये फायदेमंद नहीं है। हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट में अलग अलग चाहिए, यानी मैथ्स का अलग चाहिए, जीके का अलग चाहिए, इंग्लिश का अलग चाहिए, रीजनिंग का अलग चाहिए, और मैथ्स का भी चैप्टर वाइज चाहिए। तो मैं बताता हूं कि वो बुक्स कैसे आपको अवेलेबल होंगे। सबसे पहली बात यह है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ये बहुत सारे पब्लिकेशन में अवेलेबल हैं। अब प्रीवियस ईयर्स के हैं तो क्वेश्चन तो एक ही जैसा रहेगा, बस अच्छा पब्लिकेशन होने से उसमें एरर कम होता है। मेथड्स सॉल्यूशन के अच्छे होते हैं, पर मेथड्स मैटर नहीं करता, क्योंकि मेथड्स तो आप मेरे लेंगे मैथमेटिक्स में। मेरा जो मेथड है वो यूनिक है, उससे जो पढ़े उसका सिलेक्शन पक्का है, इसलिए मेथड तो आपको वही लेना है जो मेरा है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जब आप लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यस, प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, टेक्निक क्या है। टेक्निक और मेथड्स तो मैंने पहले ही कह दिया कि मैथ्स में जो मेरा है 5000 के आसपास वीडियोस, उसका आप 10% पढ़ लेंगे ना, 500 भी, तो बहुत दूर तक कवर हो जाएगा 10%। इसलिए मेथड्स तो आपको वही लेनी है, टेक्निक तो आपको वही लेना है। लेकिन क्वेश्चंस और उसका बेसिक मैंने तो सब एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी मैं तो बेस्ट बुक की बात कर रहा हूं, मेरा चैनल तो अवेलेबल है ही, इसके अलावा मैं बात कर रहा हूं। तो एनसीईआरटी बुक में जाएंगे, देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। तो आपको, नए स्टूडेंट हैं या पुराने, उन चीजों को एक बार देखते ही, चूंकि आपका पढ़ा हुआ है, ये अलग फायदा है। ठीक, वो एग्जाम में आता है वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो आपका पढ़ा हुआ है, उसमें आपको उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, टेक्निक क्या है, बेसिक्स क्या है, वो सब वहां से मिल जाएंगे। और रियल क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ट यानी प्रीवियस ईयर्स के हैं वो आप लेंगे। अरिहंत पब्लिकेशन का है, किरण पब्लिकेशन का है, ये दो इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं। और भी जो पब्लिकेशंस आपको नजर आ जाए, मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, लेकिन किरण वाले में अलग से चैप्टर वाइज भी है और शायद अरिहंत में भी है। तो जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं बेस्ट हैं, मतलब मैं बेस्ट बुक की बात कर रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका कि आप उसको लें। उन बेस्ट बुक्स को में इसको लें, प्रीवियस ईयर्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, और उसको बनाएं। जब उसको बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। वही क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, वैसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। बैंक से एसएससी में ये अंतर है कि एसएससी में ठीक ठीक वही क्वेश्चन आ जाते हैं, बैंक में थोड़ा चेंज भी होता है, एसएससी में कम चेंजेस होते हैं। 20 ईयर्स के क्वेश्चंस बना लें तो इससे बाहर शायद कोई क्वेश्चन आए ही नहीं, ऐसा इंपॉर्टेंस है जी। तो वो बुक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उन्हीं को तो पढ़ना है, उन्हीं को तो बार बार बनाना है। समझ रहे हैं? देखिए, रीजनिंग ये आप सीधा सीधा 10 क्लास तक या एकेडमिक ये में नहीं पढ़ते। तो रीजनिंग जो है उसमें मैं कहता हूं कि आर एस अग्रवाल का बुक बेसिक है,
आप उसको लीजिए। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो तो ले ही रहे हैं। उनको समझने के लिए, चैप्टर में जाने के लिए आर एस अग्रवाल का बुक लीजिए। मैथ्स में भी आप ले सकते हैं, ये भी ऑप्शन है, लेकिन रीजनिंग में अवश्य लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको यही बुक लेना है, आपको दूसरे बुक्स भी लेने हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मूल बात यह है कि बेवजह का फॉर्मूला नहीं रटना है। मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी बेवजह के फॉर्मूला दे दिए जाने की वजह से स्टूडेंट परेशान होते हैं। फॉर्मूले का फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मूला कहां से आता है, फॉर्मूला के बिना बनाया जा सकता है कि नहीं, फॉर्मूले का जो एरिया ऑफ एप्लीकेशन है वो कहां कहां है, इन सारी चीजों को समझने से फॉर्मूला याद भी हो जाता है, याद भी रहता है। लेकिन बस ऐसे ही कोई फॉर्मूला उड़ेल उड़ेल के आपको दे दे तो आपके किसी काम का नहीं है। ऐसे किसी बुक को ना लें, ऐसे किसी चैनल को फॉलो ना करें जो हर बात पर एक फॉर्मूला दे दे, हर बात पर एक फॉर्मूला दे दे। आपको तो बड़ा अच्छा लगेगा, आहा फॉर्मूला है आंसर, आहा फॉर्मूला है आंसर, लग रहा है ना, वाह यूज हुआ बन गया कितना अच्छा है। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। और किसने कह दिया? फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन फॉर्मूला तो आप लिखते हैं, याद रखते हैं, लिखते हैं, यूज करते हैं। अरे कंसेप्ट तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर दे देता है। फॉर्मूला एलोपैथिक दवा है, कहते हैं खाते हैं 15 मिनट लगता है, आधा घंटा लगता है, तब असर करता है। और होम्योपैथिक भूल जाइए कि 2 दिन में ठीक होता है, जीभ में डालते ही लगेगा कि अब हम ठीक होने लगे। ऐसा है कॉन्सेप्ट और उसका एप्लीकेशन होम्योपैथिक दवा की तरह है, तुरंत असर करता है। ये समझ गए? इंग्लिश में भी जो बुक्स आप पढ़े हैं, जो ग्रामर के बुक पढ़े हैं एनसीईआरटी के अंतर्गत, वो आपका पढ़ा हुआ है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं तो समझ में आता है कि रियल में पढ़ना क्या है, और उनके बेसिक्स को उन क्वेश्चन से, उन बुक से सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी के, जो आपने 9-10 में पढ़े हैं। लेकिन बेस्ट बुक की श्रेणी में सबसे पहली बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो जीके है। उसके लिए मतलब एनसीईआरटी का बुक इन 4 सेक्शन में सबसे ज्यादा अगर यूजफुल है तो वो जीके जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है, 25 क्वेश्चन अभी और आगे भी टियर 2 में भी, उसके लिए रामबाण है। न सिर्फ कि डायरेक्ट उससे क्वेश्चंस आएंगे, बल्कि वो उस पूरे चैप्टर को आपको समझा देंगे। वो इसलिए भी जरूरी है कि यदि आप एनसीईआरटी के बुक नहीं पढ़ते तो चाहे आप किसी चैनल को फॉलो करते हो जीएस के लिए, टीचर को फॉलो करते हो जीएस के लिए, वो सब ऊपर से निकल जाएगा। जब आप एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ेंगे तभी उस चैप्टर को यदि टीचर या किसी चैनल को फॉलो करेंगे तो वो चीजें आपको समझ में आएंगी। कोई दूसरा बुक भी फॉलो करेंगे वो समझ में तभी आएंगी जब आप एनसीईआरटी के बुक से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फैक्ट्स भी वहां से लेंगे। इसलिए एनसीईआरटी मूल है। जो स्टूडेंट्स इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि स्टूडेंट की गलती नहीं है, चैनल्स इतने सारे हैं, आप देखते रहते हैं, उनको अपना दिखाना है तो वो यही बोलेंगे कि मुझे फॉलो कर लो, सब कुछ हासिल हो जाएगा। कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल तभी होगा जब एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ेंगे। जब वो पढ़ा हुआ रहेगा तभी किसी चैनल या किसी टीचर का जीएस में कोई भी लेक्चर समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा और याद रहने का तो सवाल नहीं है। इसलिए चैनल को फॉलो करने के लिए भी, किसी टीचर को फॉलो करने के लिए भी एनसीईआरटी आधार है। और मैं ये कहता हूं कि एनसीईआरटी में जो भी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, मैप के साथ पढ़ें। मैप, प्लेसेस, ज्योग्राफिकल चेंजेस, सब कुछ आप मैप के अनुसार समझें, तब आपको किसी चैनल या टीचर को फॉलो करने में मजा आ जाएगा और चीजें याद रहेंगी और आपको टेंशन नहीं रहेगा। ये बेस्ट बुक आपने समझ लिया। इसके अलावा भी जिनको जो बुक्स अवेलेबल हो कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है एनसीईआरटी के बुक्स और प्रीवियस ईयर्स के पेपर ये मूल है। इसके अलावा आपको जो करना है कर लीजिए। क्लियर? समझ गए? फ्रॉम जीरो। मैंने जब सबसे पहले नोटिफिकेशन का वीडियो दिया तो कई स्टूडेंट्स ने कहा, मैंने कहा स्टार्ट कीजिए, सिलेक्शन होगा। 3 महीने टियर 1 के लिए हैं और करीब करीब 2 महीने
टीयर 2 के लिए तो 5 महीने आपके पास हैं। तो कई स्टूडेंट्स ने कहा ना ना बहुत टफ हो गया है, आज शुरू करने वालों का कभी ना होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसी सोच रखने वाले का 2 साल में भी कभी ना होगा। 2 साल से भी पढ़ रहे हैं तो ना होगा। अरे भाई, ये एग्जाम है, ऐसे सोचिए जो चीजें हैं आपने अंडर मैट्रिक पढ़ा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कंपटीशन है, ऑब्जेक्टिव वे में थोड़ा अलग ढंग से उन्हीं चीजों को पढ़ना है। तो ऐसा क्या नया है जी इसमें? बताइए बताइए, ऐसा क्या नया है इसमें? क्यों नहीं होगा? एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, सिलेक्शन होगा। 3 महीना टीयर 1 के लिए, मैं तो उसको 5 महीने मान करके बात करता हूं। 3 मंथ्स बहुत कम है यदि आप टाइम वेस्ट करते हैं, यदि आप प्लान नहीं बनाते, स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, जो पढ़ना है वो ना पढ़ करके जो नहीं पढ़ना है वो सब पढ़ते रहते हैं, कोई बेकार के क्वेश्चन में उलझ के अपना दिन भर बर्बाद कर देते हैं, तो 3 महीना बहुत कम है, कुछ नहीं होगा, सचमुच कुछ नहीं होगा। लेकिन ये 3 महीना ज्यादा है यदि आप टू द पॉइंट पढ़ते हैं। टॉप करने की जरूरत नहीं है। टीयर 1 क्वालिफाइंग है, फर्स्ट कीजिए तो लास्ट रहिए तो मार्क्स तो ऐड होना नहीं है, सारा फैसला टीयर 2 में होना है। तो टीयर 1 ना निकले ये हो ही नहीं सकता। और टीयर 1 और टीयर 2 में अंतर क्या है जी? टीयर 1 और टीयर 2 तो एक ही है, थोड़ा डेप्थ ज्यादा है। तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो थोड़ा डेप्थ वाला क्वेश्चन छोड़ देंगे क्या? आप प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे ना। तो टीयर 1 टीयर 2 दोनों हुआ ना? जल्दी बताइए। चैप्टर में थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स बहुत डिटेल में और प्रोबेबिलिटी ये टीयर 2 में है, टीयर 1 में नहीं। चलिए अभी छोड़ दीजिए, टीयर 1 के बाद इनको पढ़िएगा। लेकिन जो टीयर 2 में और टीयर 1 में कॉमन है उसको पूरा का पूरा अभी 3 महीने में क्यों नहीं कंप्लीट कर लिया जाए? जीरो से पढ़ने का मतलब यह है कि जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, एनसीईआरटी बुक्स प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, इसको सामने रख करके पढ़े। देखिए क्या होता है, आप डर जाते हैं, इतना पढ़ना है, अरे इतना पढ़ना है, छोड़िए ना, क्या पढ़ पाते हैं वो देखिए ना। जितना हम पढ़ सके यही हमारे वश में है, अपना काम करें। जब इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, चैप्टर का कंसेप्ट समझेंगे और फिर उसके एप्लीकेशंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, आपकी गति तेज हो जाएगी, आप तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं या आपका पहले से कोई लेवल है भी। एक बात जरूर है कि इसमें रिवीजन बहुत जरूरी है, इसलिए एक बार पढ़ के छोड़ देने पर एग्जाम हॉल में नहीं बनेगा। इसके लिए मैं बात करूंगा कि टेस्ट बहुत जरूरी है और टेस्ट क्या और कैसे देंगे, मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में मैं इस पर बात करूंगा, ठीक है ना। अभी मैं ये कह रहा हूं कि एकदम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। जीरो का मतलब ये है कि कोई भी चैप्टर उठाइए, उसके कॉन्सेप्ट टेक्निक समझ लीजिए और फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए। कहीं कोई क्वेश्चन में फंस जाते हैं, सॉल्यूशन है, देख के समझ में आता है तो ठीक, अदरवाइज इग्नोर। ऑनलाइन लाइव क्लास कभी चल रहा हो मेरा तो उसमें आप क्वेश्चन कर दीजिए, व्हाट्सएप में कमेंट कर दीजिए, मैं सजेस्ट कर दूंगा कि ये क्वेश्चन बढ़िया है तो कैसे बनेगा और अगर ये बेकार का है तो लीव इट, ठीक है। व्हाट्सएप पर कमेंट कर दीजिएगा 9931134475 इस व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। वैसे क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं करना है, जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल से आपका सिलेक्शन होगा और जो स्ट्रैटेजी मैं बनाने जा रहा हूं उसको आप फॉलो करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन, स्टडी प्लान मैंने तो चर्चा कर ली बुक्स के बारे में बात करते हुए, लेकिन बात यह है कितने घंटे पढ़ें, क्या पढ़ें। स्टडी प्लान में आता है क्या पढ़ें, अप्रोच क्या हो। तो कुछ चर्चा मैंने पहले की, कॉन्सेप्ट मूल है, फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है जरूर लेंगे, लेकिन बेवजह का फॉर्मूला जिसकी जरूरत नहीं है नहीं लेंगे, फॉर्मूले का अंबार नहीं लगाएंगे। फॉर्मूला अगर 500 है तो हम उसमें मुश्किल से 25-30 फॉर्मूला लेंगे बस। अरे भाई मेरा दिया हुआ है पूरे मैथमेटिक्स में 30-40 से ज्यादा फॉर्मूला ही नहीं है। आप बोले कि क्या बात कर रहे हैं, मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो उसमें तो फॉर्मूला ही फॉर्मूला है
अरे आपके 2 हाथ 2 पांव है, कुल कितने हुए? तो टोटल 4 हुए, जिसमें 2 हाथ और 2 पांव। ये फॉर्मूला हुआ, बताइए ना मुझे। आयत का परिमिति परिमाप क्या होता है? 2 × L + B फॉर्मूला है। अरे 2 ठो हाथ 2 ठो पांव दिख रहा है, फॉर्मूला इसको बोलते हैं। काहे का बोलते हैं? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। काहे का लेंथ इंटू ब्रेथ भाई? हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? 10 × 2 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर 1 1 1 10 ठो डब्बा, 2 2 लाइन 20 ठो डब्बा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फॉर्मूला बोलते हैं। काय का फॉर्मूला भाई? डायगोनल फॉर्मूला है √L² + B²। काहे का फॉर्मूला है भाई? बताइए बताइए बताइए। ज्यादातर जिनको फॉर्मूला बोलते हैं वो आपकी नजर में फॉर्मूला होते ही नहीं है। आप उसको इतना पढ़े हुए हैं, इतना समझे हुए हैं कि बस वो यूं ही याद रहता है। कुल मिला के 30-40 से ज्यादा फॉर्मूला होने का सवाल नहीं है। और ये फॉर्मूला भी याद नहीं करना है, उसका एप्लीकेशन इतना होना है कि वो याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को लेना, किसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसका क्लासिफिकेशन जरूरी होता है कि इस चैप्टर में टाइप्स क्या है, इस चैप्टर का एरिया क्या है। आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा कंसेप्ट, मार्क प्राइस, लेवल प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस और इसके टाइप्स, किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इसको एक्सप्लोर कीजिए तो चैप्टर समझ में आता चला जाएगा। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन तो बता रहे होंगे कि देखिए जी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ऐसा भी आता है, ऐसा भी होता है। यही बात सिंपल इंटरेस्ट में भी होती है और कंपाउंड में भी होती है। बैंक एग्जाम और एसएससी एग्जाम जुड़वा भाई है, लेकिन 2 भाई भी तो 2 अलग इंसान होते हैं ना, यूनिक है। इनकी अलग पर्सनालिटी है, इनकी अलग पर्सनालिटी। भाई होने से क्या हुआ? फॉर्मूला बेस्ड टू द पॉइंट क्वेश्चंस एसएससी की विशेषता है। मोर एंड मोर एप्लीकेशन बैंक की विशेषता है। 2 भाई होने के बाद भी दोनों में अंतर है। इस अंतर को समझ लेंगे तो सक्सेस और आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं? सफिशिएंट प्रैक्टिस जरूरी है। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में इसकी प्रैक्टिस जरूरी है और टेस्ट जरूरी है, जिसकी चर्चा आगे करूंगा। रीजनिंग जानते हैं, रीजनिंग एकदम एप्लीकेशन बेस्ड है, एक कॉमन मैन से जो एक्सपेक्ट किया जाता है। और जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो समझ लीजिए रीजनिंग में कुछ है ही नहीं। फिर भी चैप्टर वाइज RS अग्रवाल का बुक उठाइए और उसके कुछ क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज बनाते जाइए, जिससे कि आप खुद अपनी टेक्निक डेवलप कर लेंगे। रीजनिंग में क्या है, जिसके पास दिमाग है उसके पास रीजनिंग है। एक चैप्टर उठाया, 2-4 क्वेश्चन बुक ने सजेस्ट किया, मेथड बताया, आगे जाके आप पहले बनाने लगे, बुक से भी ज्यादा अच्छे तरीके से बनाने लगे। मजेदार बात है, स्टूडेंट के साथ रोज होता है, मैं रोज देखता हूं। एक बार समझा दीजिए, स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से दिमाग लगाने लगते हैं और बनाने लगते हैं। ये रीजनिंग है। बैंक में थोड़ा टिपिकल है, लेकिन एसएससी में एकदम सीधा सीधा बना सकते हैं। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में जितनी प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग में कुछ है ही नहीं। ज्यादातर स्टूडेंट रीजनिंग में 100% क्वेश्चन बनाते हैं। जीएस मैंने पहले ही कहा, लेकिन जीएस में बड़ा एरिया है, जो जनरल अवेयरनेस बोलते हैं उसमें बड़ा एरिया है। आप रोज 2 घंटे पढ़ने के बारे में सोचिए, समझने के बारे में सोचिए, उसको थोड़ा सोचिए। इसका करंट अफेयर्स भी एक पार्ट है, जिसके लिए रोज न्यूज सुनना और पेपर, ये तो नॉर्मल बात है। आप प्रिपरेशन ना भी करें तो न्यूज रोज सुनते ही और पेपर भी पढ़ते हैं। अभी थोड़ा स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, फ्रंट पेज पढ़ेंगे, इकोनॉमिकल पेज पढ़ेंगे, उसका पॉलिटिकल पेज जो इवेंट्स है उस पर नजर रखेंगे, नेशनल इंटरनेशनल। स्पोर्ट्स पेज पढ़ेंगे, हाल फिलहाल में जो घटनाएं इंपॉर्टेंट घट रही हैं देश दुनिया में, डिफरेंट एरिया में, उसको पढ़ेंगे, उस पर थोड़ा ज्यादा जोर देंगे। इसके अलावा इसमें सबके अलग अलग सोर्स हैं, किसी भी सोर्स को फॉलो कीजिए। 4 से 5 क्वेश्चन तो आएंगे करंट अफेयर्स आउट ऑफ 25, इसलिए ये आप आराम से बना सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का है,
जनरल स्टडीज के डिफरेंट पार्ट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को बड़ा डर लगता है, खास करके बैंकिंग स्टूडेंट को। क्यों डरते हैं? अरे भाई 25 क्वेश्चन का है, कोई एक सेक्शन आपका वीक है। मान लीजिए कि आप आर्ट के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स आपसे होता ही नहीं है, तो मत होना भाई, 2 क्वेश्चन छूटेगा और क्या होगा। क्यों परेशान है? और वो भी अगर फिजिक्स पढ़ लेंगे ना थोड़ा थोड़ा, तो हर सेक्शन में क्या होता है, एक इजी क्वेश्चन होता है, एक टफ क्वेश्चन होता है, एक बीच वाला रहता है। इजी वाला क्यों छोड़ें? एवरेज भी क्यों ना बना लें? टफ वाला छोड़ देंगे। 25 से 20 क्वेश्चन बनाने का टारगेट लेके चलेंगे यदि आप बैंकिंग स्टूडेंट्स हैं। यदि आप एसएससी वाले स्टूडेंट हैं तो 25 में अधिकतम क्वेश्चन बनाने का टारगेट लेके चलेंगे। टारगेट रहेगा, आप उसके लिए मेहनत करेंगे, उसके बाद एग्जाम में जितना बन पाए। इंग्लिश में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बड़ा मायने रखते हैं, एसएससी में खास करके। इसके सिनोनिम्स, इसके एंटोनिम्स अगर आप कर लेते हैं, इसके पैसेज तो सेम नहीं आता, फिर भी पैसेज एक पैटर्न जरूर देता है। इसका कॉमन एरर कर लेते हैं, एकदम वही कॉमन एरर सेम आ जाएगा। इसलिए अगर 15-20 साल का क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ बचता ही नहीं। और 15-20 साल क्या, एक साल में एक ही थोड़े होता है, इतने सारे पेपर्स होते हैं। 3 साल का कर लीजिए, उतने ही बहुत है। एक साल के तो आपको कम से कम 12-15 पेपर मिल जाएंगे, तो 2-3 साल के कर लीजिए, बस बहुत है। इसके बाद बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, टेक्निक सही होनी चाहिए, और उनका प्रैक्टिस वहां होना चाहिए। ठीक है, मैंने चर्चा कर ली। ठीक है, प्री कम मेन चलेगा। कुछ सेक्शन जो मेन के हैं, मतलब टीयर 2 के हैं, वो प्री के बाद पढ़ेंगे, लेकिन जो कॉमन है लगभग 80% से ज़्यादा पार्ट उसको पहले पढ़ लेंगे। टीयर 1 और टीयर 2 दोनों ही तैयार हो जाएगा। समझ गए? देखिए, जो स्ट्रैटेजी है इसमें मैंने पहले भी चर्चा की ये, और शुरू में भी बात कर ही ली है कि 210 क्वेश्चन और 180 क्वेश्चन, यही 390 क्वेश्चन में तय होना है। ठीक है, ये देखिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2, तो जो चीज़ें मैंने कही हैं उनको ही थोड़ा डेप्थ में पढ़ लीजिए। टीयर 2 का भी हो जाएगा। टीयर 2 के लिए मैं अलग से भी तैयार करूंगा, ठीक है, बाद में। आइए, टाइम मैनेजमेंट। 16 घंटे पढ़ना चाहिए, 18 घंटे पढ़ना चाहिए, 20 घंटे पढ़ना चाहिए। अरे ये सुन के तो पहले ही डर लग जाता है। ये 16, 18, 20 क्या होता है जी? पढ़ने का मन नहीं है तो 1 घंटा भारी पड़ेगा, नहीं पढ़ सकते हैं। अब मन है तो कितना समय बीत जाएगा पता तक नहीं चलेगा। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि सब कुछ नेचुरल होना चाहिए। पढ़ने में मेरी रुचि होनी चाहिए, पढ़ाई का डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसकी टेक्निक सही होनी चाहिए, और स्ट्रैटेजी अगर सही है तो पढ़ने में मन लगेगा। तभी टाइम मैनेजमेंट का सवाल उठता है। कितनी देर पढ़ना चाहिए, बात खत्म हो गई। देखिए, रफली अगर मैं कहूं तो चलिए मैं कहता हूं कि लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ना चाहिए, ये मैंने कहा। लेकिन लेकिन 8 से 10 घंटे पढ़ना है ये सोच के नहीं पढ़ना है। पढ़ने के बाद रात में देखना है कि अच्छा मैंने कितनी देर पढ़ा आज, अच्छा 8 घंटे पढ़ लिया, 10 घंटे पढ़ लिए। 8 या 10 घंटे रिजल्ट होना चाहिए, ना कि टारगेट। 10 घंटे पढ़ना है, काहे हम 12 घंटे क्यों नहीं पढ़ेंगे, 15 घंटा काहे नहीं पढ़ेंगे, 10 ही क्यों पढ़ेंगे? 8 पढ़ लिए तो कौन सा अनर्थ हो गया? टेक इट इजी। टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि जो पढ़ना है वही पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ना है या बहुत कम इंपॉर्टेंस रखता है उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, लेकिन आप देखिए डिफरेंट सेक्शंस हैं, उनको कैसे क्या टाइम दें। तो करंट अफेयर्स, न्यूज रोज पढ़ने की चीज, वोकेबुलरी रोज ही करने की चीज है। ये सब मिला के 2 घंटे मान लीजिए करीब रोज का ही है, ये तो रोज रहेगा। इसके बाद रोज मैथ पढ़ना है, रोज इंग्लिश पढ़ना है, रोज हिंदी पढ़ना है। मैंने हिंदी इसमें नहीं है कहने का मतलब सब कुछ पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना नहीं, नहीं नहीं नहीं। अरे जब मन करेगा तब पढ़ेंगे ना, तो ज्यादा पढ़ पाएंगे। आज मेरा मन किया मैथ्स पढ़ने का, मैथ्स में ही डूब जाने का, तो दिन भर मैथ्स पढ़ते रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे रीजनिंग, नहीं पढ़ेंगे जीएस,
अगले दिन फिर मैथ्स पढ़ने का मन है, फिर मैथ्स ही पढ़ते रहेंगे, लेकिन उसके बाद खुद ही चेंज की इच्छा होगी। उसके अगले दिन रीजनिंग के पीछे पड़ जाएंगे। जो पढ़ेंगे ना उस पर कुछ अचीव करेंगे। मैथ्स पढ़ा, ठीक है, एक दिन नहीं 2 दिन पढ़ते रह गए, 2 दिन में 1 या 2 चैप्टर अचीव कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन एक बात है, पूरे सप्ताह में सारे सब्जेक्ट्स का लगभग बराबर बराबर पार्ट हो जाना चाहिए। कब क्या होना चाहिए वो मेरे इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर 2 दिन मैंने मैथ्स पढ़ा तो 2 दिन रीजनिंग जरूर होना चाहिए। दरअसल क्या है, मैथ्स और रीजनिंग इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। फिर भी मैं ये कहता हूं कि हर महीने स्ट्रैटेजी बदलेगी। 3 मंथ्स अभी टियर 1 के लिए है। 1 महीने ऐसा हो सकता है कि दो दिन आपने मैथ्स पर जोड़ दिया, 2 दिन रीजनिंग पर जोड़ दिया, 4 और 2 दिन जीएस वाले सेक्शन पर जोड़ दिया, 1 दिन रिवीजन के लिए रखा। इंग्लिश रोज पढ़ना है, करंट अफेयर्स रोज पढ़ना है। ये इन जनरल स्ट्रैटेजी है, कॉमन स्ट्रैटेजी है। अब कितनी देर पढ़ पाए तो हम एक योजना बनाते हैं कि चलिए 3-3 घंटे पढ़ा। वर्किंग स्टूडेंट के लिए मैं अलग से बात करूंगा। 3-3 घंटे करके 6 घंटे हमने मैथ्स पढ़ा या मैथ्स रीजनिंग दोनों पढ़ा, जैसी इच्छा होगी वैसे। हो सकता है किसी दिन मैथ्स और रीजनिंग दोनों पढ़ने का मन करे तो मैथ्स भी 3 घंटे पढ़ा, रीजनिंग भी 3 घंटे पढ़ा। 3 घंटा कुछ फिक्स नहीं हो, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। घर में जरूरी काम है तो क्या करेंगे, नहीं पढ़ पाए आज, बी रिलैक्स। ये मेरा काम है, जिंदगी तय होने वाली है, मुझे सब कुछ देना है। इस जुनून के साथ तो मैं पढ़ ही रहा हूं। अगर एक दिन टाइम मिस कर गया तो दूसरे दिन खूब जोर लगा के पढ़ूंगा। परेशान नहीं होना है। 90 डेज के बाद आपका लगभग एग्जाम है, तो 90 डेज एक सुर में तो नहीं चलेगा ना। कभी अप्स कभी डाउन्स आएंगे, कभी पढ़ने का मन करेगा, कभी नहीं करेगा। ये दोनों चीजें चलती रहेंगी। पढ़ने का मन नहीं करेगा तो डिमोरलाइज नहीं होना है, ये नेचुरल प्रोसेस है। इसलिए मैंने कहा थोड़ा रिलैक्स भी करेंगे, थक जाएंगे तो रिलैक्स करेंगे। म्यूजिक सुनना पसंद है, म्यूजिक सुनेंगे। मूवी देखना पसंद है, मूवी देखेंगे। ये 90 डेज है, ये 1 मंथ नहीं है, ये 1 वीक नहीं है। 1 वीक रहे तो आदमी दिन रात लगा दे। 90 डेज में उस स्पिरिट को कायम रखना, ये एक बड़ी बात होती है। ये मैराथन दौड़ की तरह है, 100 मीटर रेस नहीं है। समझ में आ गया होगा। 1 वीक में सारे ही सेक्शंस लगभग बराबर बराबर चलें, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर किसी कारण से ये टारगेट पूरा नहीं होता तो अगले वीक में हम इसको पूरा करेंगे। जो स्ट्रांग है उसको छोड़ नहीं देना है। स्ट्रांग की स्ट्रैटेजी है 25 में 25 का टारगेट, जो वीक है उसमें 25 में 20 प्लस का टारगेट। ये कैसे, इसी के लिए तो मेहनत करना है। समझ गए, टाइम मैनेजमेंट। ये सब सुन करके जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हो जाते हैं कि मैं कहां से लाऊं 10-12 घंटे। तो अभी तक जब मैं बोल रहा था तो वर्किंग स्टूडेंट डिमोरलाइज हो रहे थे। अब मैं बोलूंगा वर्किंग स्टूडेंट के लिए तो भाई जनरल स्टूडेंट्स आप डिमोरलाइज मत होइएगा। जनरल स्टूडेंट का 10-12 घंटा और वर्किंग स्टूडेंट का 4-5 घंटा बराबर है। बड़ी मजेदार बात है। वर्किंग स्टूडेंट्स, सुनिए ना, जब आपके पास काम नहीं है, सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो दिन भर वो स्पिरिट नहीं रहती, क्योंकि आप समय का महत्व नहीं जानते। आपसे कोई समय छीन नहीं रहा है। सुबह उठे हैं, नाश्ता कर रहे हैं तो बड़ा आराम से नाश्ता कर रहे हैं, बड़ा आराम से धीरे धीरे काम कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं वैसे ही। आपको पता ही नहीं है कि दौड़ क्या होती है। ये पता वर्किंग स्टूडेंट को है। वर्किंग स्टूडेंट काम कर रहे हैं, वर्किंग प्लेस पर 8 to 10 आवर्स काम कर रहे हैं। उनको हर क्षण लगता है मेरा समय बर्बाद हो रहा है, मुझे समय नहीं मिल रहा है। वो हमेशा परेशान रहते हैं कब मेरा काम खत्म हो और मैं पढ़ाई करूं। इसलिए 8-10 घंटे काम करने के बाद अगर उनके रूटीन के मुताबिक है कि शाम में 6-7 बजे तक तैयार हो गए, फ्रेश हो गए और 7 से
11 पढ़े या 7 से 12 पढ़े, सुबह में न पढ़े, ठीक है। 7 से 11 या 12, 4 से 5 घंटे पढ़े तो उनको पता है, और उस 4 से 5 घंटे का एक एक मिनट वो जिस रूप में यूज करते हैं उस रूप में नॉन वर्किंग स्टूडेंट यूज नहीं कर पाता है। मेरा 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस बोलता है। जितने लोग भी पास होते हैं उनमें ज्यादा संख्या वर्किंग स्टूडेंट की होती है जिनके पास समय नहीं होता। इसका कारण यह है कि समय का मूल्य वही पहचानते हैं जिनके पास समय नहीं होता। भाई मैंने पहले कहा जनरल स्टूडेंट्स जो नॉन वर्किंग है डिमोरलाइज मत होइएगा। ये मैंने वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए कहा क्योंकि ये प्राकृतिक है। उनके पास समय नहीं है तो ये प्रकृति प्रदत्त है कि वो बचे हुए समय का उसी रूप में इस्तेमाल करेंगे। उनको करने दीजिए, ये उनका रास्ता है। जनरल नॉन वर्किंग स्टूडेंट का अलग रास्ता है, वर्किंग स्टूडेंट का अलग रास्ता है। दोनों में किसी को भी डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट ज्वलंत प्रश्न है भाई। मॉक टेस्ट बहुत सारे चैनल सीधा लिखते हैं मॉक टेस्ट ये वाला ले लीजिए, इससे प्रिपरेशन कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रोज मॉक दीजिए, कभी कभी तो 2-2 मॉक दीजिए। मॉक मॉक मॉक, बेचारा स्टूडेंट मॉक दे दे के परेशान हो जाता है। चैप्टर का बेसिक क्लियर नहीं है। नए स्टूडेंट के लिए तो और भी प्रॉब्लम है, पुराने के लिए भी है। मॉक्स के क्या नुकसान है मैं पहले बात करता हूं, फिर फायदे पर बात करता हूं। चैप्टर पढ़ा नहीं, बेसिक क्लियर है नहीं, टेक्निक मालूम नहीं, मॉक पर मॉक दिए जा रहे हैं, फेल पर फेल हुए जा रहे हैं, क्वेश्चंस बन नहीं रहे, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, दिन भर का समय बर्बाद, सिर्फ मॉक ही देते हैं और कुछ कर ही नहीं पाते। 90% स्टूडेंट के साथ यही होता है। और मॉक के फेवर में ये दलील है कि देखिए सर, उस स्टूडेंट ने कहा कि मैं मॉक देता था और इसीलिए मैं पास हो गया, 2 साल में मेरा रिजल्ट आ गया। किसी ने कहा 1 साल में मैं पास कर गया, मैं मॉक देता था, रोज मॉक देता था। और आपको लगता है देखिए तो मॉक देने से उसका सिलेक्शन हो गया। नहीं जी, वो बड़े अच्छे स्टूडेंट थे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे, पहले से ही कैपेबल थे, वो बिना पढ़े जाते तो सिलेक्शन हो जाता। मॉक देने के कारण जिनका 1 साल में सिलेक्शन हुआ है, दरअसल वो तो 6 महीने में पास करने लायक थे। मॉक ने उनको बेसिक पर कंसंट्रेट नहीं करने दिया। 2 महीने में वो अपने बेसिक्स को क्लियर कर जाते, सही टेक्निक अपना लेते तो 3 से 4 से 5 महीने में सिलेक्शन हो जाता। इस मॉक ने उनको वो सब करने नहीं दिया। नतीजा हुआ कि 1 साल में सिलेक्शन हुआ, 1.5 साल में सिलेक्शन हुआ, 2 साल में सिलेक्शन हुआ। मैं मॉक के अगेंस्ट में नहीं कह रहा हूं, मैं टेस्ट के अगेंस्ट में नहीं कह रहा हूं, मॉक फोबिया के अगेंस्ट में कह रहा हूं। देखिए ऑनलाइन एग्जाम है तो ऑनलाइन एग्जाम देने तो आना चाहिए ना। ऑनलाइन क्या होता है, कभी जिंदगी में ऑनलाइन टेस्ट ही नहीं दिया और अचानक से चले गए टेस्ट देने तो आता हुआ क्वेश्चन भी टिक नहीं लगा पाएंगे। टेस्ट का प्रेशर क्या होता है मालूम ही नहीं है। तो भाई 2, 4, 5 टेस्ट देना जरूरी है ताकि आपको ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है वो देखने के लिए आ जाए। मॉक टेस्ट इसलिए देते हैं ताकि जो रियल टेस्ट होता है उसका रिहर्सल हो जाए। लेकिन ये रिहर्सल है ना जी, ये पढ़ाई थोड़े है। पढ़ाई का 2 पार्ट है। एक पार्ट है बेसिक्स क्लियर करना, सफिशिएंट प्रैक्टिस करना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पर, और दूसरा कि टाइम पर वो कर पाते हैं कि नहीं वो देखना। ये ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। आप जो पढ़े हैं उसका टेस्ट देना बहुत जरूरी है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पर टेस्ट देना जरूरी है। पर ये टेस्ट ओवरऑल 100 क्वेश्चन का नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ मैथ्स का होना चाहिए, ये सिर्फ रीजनिंग का होना चाहिए, ये सिर्फ इंग्लिश का होना चाहिए, ये सिर्फ जीके या जीए का होना चाहिए। सिर्फ मैथ्स का देंगे तो पता चलेगा कि 15 मिनट्स में ये 25 क्वेश्चंस बने कि नहीं। इंग्लिश वाला समय दे दें मैथ्स में, बताइए, और बोलें कि मैथ्स मेरा बड़ा स्ट्रांग है और इंग्लिश वीक है,
अरे इंग्लिश में आपने टाइम ही नहीं दिया तो इंग्लिश वीक क्या है? इंग्लिश का 15 मिनट, मैथ्स का 15 मिनट लेके 30 मिनट में आप 25 क्वेश्चन में कुछ बना भी लिए तो क्या फर्क पड़ता है? अलग टेस्ट जरूरी है। टेस्ट के बिना आप पास नहीं करेंगे, समझ लीजिए। टेस्ट बहुत जरूरी है। टेस्ट बताता है कि आपने कितना पढ़ा, लेकिन कितना पढ़ा ना बताता है। टेस्ट में पढ़ाई नहीं होती ना। मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर्स के पेपर पर जरूरी है। कुछ फुल लेंथ टेस्ट एग्जाम कैसा होता है ये जानने के लिए जरूरी है, लेकिन मूल बात है पढ़ाई। आपको बहुत टेस्ट देने का शौक है तो चलिए वीक में एक टेस्ट संडे को दे दीजिए बस, और एनालाइज कीजिए आप कहां हैं, पूरे सप्ताह आपने क्या पढ़ा। फिर एक सप्ताह पढ़ाई कीजिए, फिर 1 वीक के बाद एक मॉक दे दीजिए, ये चेक करने के लिए कि मैं 1 वीक में कुछ आगे बढ़ा या नहीं, या वहीं रह गया। अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो फिर मॉक को रोकिए और देखिए कि आपकी दिक्कतें कहां हैं और उन दिक्कतों का समाधान कैसे होगा, ये सोचिए। ये समझ गए? मॉक नहीं करना है। मॉक जिसको बेचना है वो बोलेगा ही, तो उसकी मैं आलोचना भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो इतनी मेहनत से मॉक बनाते हैं तो ठीक है, बेचेंगे भी। पर आपके लिए मॉक का जो इंपॉर्टेंस है वो मायने रखता है। ये समझ गए? मैं ये कहना चाह रहा हूं कंक्लूजन 90 डेज का, ये 100 मीटर रेस नहीं है, ये मैराथन है। अप्स डाउन्स आएंगे, आने दीजिए। जो भी स्ट्रैटेजी बनाइएगा वो कभी फॉलो होगी, कभी नहीं होगी। फिर भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फिर भी चलेंगे, स्ट्रैटेजी का 90% तो अचीव करेंगे। सच मानिए कि यदि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सही है, यदि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लेते हैं, और इसका जो जीएस वाला पार्ट है वो आप एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा। गारंटी में ये शामिल है, बेवजह के मॉक्स नहीं देने हैं। आपको मेरी टेक्निक से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको एनसीईआरटी के बुक्स जरूर पढ़ने हैं, रटना नहीं है, पढ़ना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा वो उतना ही ज्यादा आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। एसएससी सीजीएल 2024 के लिए मैं बहुत अच्छे वीडियो की नई सीरीज शुरू करने वाला हूं। अलग प्लेलिस्ट बना करके उसमें रहेगा। अलजेब्रा की सीरीज मैं पहले दे चुका हूं, उनको आप जरूर देख लीजिएगा, और बाकी क्वेश्चंस और अलजेब्रा का भी नई सीरीज आएगी, आप उसको ही फॉलो कीजिएगा। उसमें मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा, जगह जगह समय समय पर आपको जो दिक्कतें आएंगी उनका समाधान बताऊंगा। आपको भी जो दिक्कतें आएंगी वीडियो में कमेंट कीजिए, और मेरे व्हाट्सएप नंबर 9931134475 पर आप कमेंट करें। मैं आपको जहां तक संभव है मदद करने के लिए तैयार हूं। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।